स्वागत है आपका BHDE 142 के क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ के एक और वीडियो में। आज हम BHDE 142 के खंड 3 की इकाई 21 जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस तरह के मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो ये वीडियो है हल्दी घाटी यानी कि महाराणा प्रताप के पराक्रम पर आधारित कविता का व्याख्या पे आधारित है, जिसमें आज इस वीडियो में हम इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसकी विस्तृत व्याख्या को पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इससे संबंधित कविता से संबंधित कोई भी अंश दिया जाता है तो उसकी हम व्याख्या कर सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो इस कविता के जो लेखक हैं श्याम नारायण पांडे, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी संवत 1964 यानी कि 1907 ईस्वी में डुमराव जिला मऊ राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद ये संस्कृत अध्ययन के लिए काशी चले गए थे और वहीं रहकर काशी विद्यापीठ से उन्होंने हिंदी में साहित्य आचार्य किया। डुमराव में अपने घर पर रहते हुए 1941 में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर में अभिलेखागार हेतु उनकी आवाज़ में उनके जीवन के संस्मरण रिकॉर्ड किए गए थे। श्याम नारायण पांडे जी ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे, जिसमें हल्दी घाटी काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसे आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही जौहर विशेष चर्चित रहा था। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन, जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान है। हल्दी घाटी के नाम से विख्यात राजस्थान की ऐतिहासिक वीरभूमि के लोकप्रिय नाम पर लिखे गए हल्दी घाटी महाकाव्य पर उनको उस समय का सर्वाधिक सम्मान देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चलिए, ये कुछ श्याम नारायण पांडे जी के बारे में था। यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इनकी कविताओं की व्याख्या, संदर्भ वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और नए वीडियो ला सकें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। चलिए आते हैं सीधा आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ कविता दिया गया है। मैं पूरी कविता को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसे पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। इसके कुछ अंशों को मैं पढ़ता जाऊंगा और साथ ही आपको यह बताता जाऊंगा कि इसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, वह बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, जिससे पढ़ते ही आपको इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ अंशों को मैं पढ़ देता हूँ। साथ ही फुल स्क्रीन पे मैं आपको कविता दिखाता हूँ। अगर आप चाहें तो पूरे कविता को भी पढ़ सकते हैं। निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिर गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से, हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिर गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूटे पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, हाय रुंड गिरे, गज मुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अड़ी झुंड गिरे, भू पर हाय विकल वितुंड गिरे, क्षण महाप्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तरफ तरफ, हाय गज रथ पैदल भागा भगा, लेती थी बैरी वीर हरप, क्षण पेट फट गया घोरों का, हो गया पतन कर कोरों का, भू पर शांतक सवार गिरा, क्षण पता न था हाय जोरों का, चिंगाड़ भागा भय से हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झलार, हौदा गिर गया निशान गिर गया, कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उतान गिरा, रण बीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा, होती थी भीषण मार काट, अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण उधर विजय क्षण उधर विजय। इस तरह के यह कविता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो कुछ कविता के अंश हैं उसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं आप देख सकते हैं कुछ अंश और मैं पढ़ रहा हूँ। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रन का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रन, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इसे आप
प्रत्यक्ष समझ सकते हैं। यह महाराणा प्रताप का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। रन बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बगा हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस तरह की आपने यह कविता बहुत पहले भी सुना होगा और यह काफ़ी रोमांचकारी, और जब भी इस कविता को पढ़ते हैं तो रोमांच से आप गदगद हो जाते होंगे और आपको यह पढ़ते ही इसका अर्थ समझ में आता होगा। यह एक तरह से मातृभूमि से जुड़ा हुआ प्रत्येक मनुष्य के जीवन की भावना को यह कविता टच करता है, स्पर्श करता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसका व्याख्या करने में थोड़ी भी दिक्कत आएगी। आप इसे पढ़ते ही इसका अर्थ समझ जाएंगे कि ये कविता में क्या कहा गया है, और आसानी से आप इसका वर्णन और व्याख्या कर पाएंगे। यहाँ फुल स्क्रीन पे मैं कविता दिखा रहा हूँ। जिन्हें अगर पूरा पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं। एक अंश और पढ़ देता हूँ। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इस प्रकार से हम देखें तो यह कविता है, काफ़ी रोमांचकारी कविता है। आइए इसके संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं। ये जो प्रस्तुत कविता भी हमने पढ़ा है वह यशस्वी कवि श्याम नारायण पांडे के प्रसिद्ध काव्य हल्दी घाटी के 12 सर्ग से लिया गया। सेनापति मानसिंह के बीच हल्दी घाटी के मैदान में हुए भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप के रण कौशल और वीरता का वर्णन है। प्रस्तुत पद्यांश में हल्दी घाटी युद्ध के एक दृश्य का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। इसे पढ़कर युद्ध का साक्षात दृश्य लगता है। श्याम नारायण पांडे को इस काव्य की रचना के लिए उसके सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पद कर देता है। वहीं इसकी व्याख्या की बात करें तो कवि युद्ध का दृश्य वर्णन करते हुए कहता है कि हल्दी घाटी के मैदान में निर्बल बकरों से बाघ और हिरणों के छौनों से शेर लड़ रहे थे। अर्थात कोई भी किसी से लड़ रहा था। कहीं घायल होकर घोड़े गिर पड़े थे तो कहीं हाथी पैदल सेना की लाशें बिछ रही थी। हाथी से हाथी जो लड़ रहे थे, कहीं तलवार से तलवार, कहीं सवार से सवार लड़ रहे थे। घोड़ों पर घोड़े आक्रमण कर रहे थे। इतना भीषण युद्ध हो रहा था। कहीं घोड़ों के धड़ कट कर गिरे पड़े थे तो कहीं हाथियों के सिर पड़े थे। हाथियों के सूंड भी यहाँ वहाँ कट कर गिरे पड़े थे। दुश्मनों की सेना के झुंड सैनिक कटकर धरती पर गिरते जा रहे थे। युद्ध इतना भीषण था कि सैनिक की तलवारें महाप्रलय की बिजली की तरह चमक रही थी। वीरों की सेना दुश्मन सेना के हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। किसी के घोड़े का क्षण भर में पेट फट गया तो किसी के हाथ से छूट कर कोड़ा नीचे गिर गया। कहीं डर के मारे घोड़े का सवार ही गिर गया तो कहीं क्षण भर में ही घोड़े मैदान छोड़ लापता हो जाते थे। दुश्मन के हाथी भय के मारे भागने लगे। जो महावत होते हैं, हाथी के अंकुश लिए भूमि पर गिर पड़े। जोड़ का झटका लगने से हाथी का झालड़ फट गया और हौदा और निराश सब नीचे जमीन पर आ गया। कोई मुंह के बल गिरा पड़ा था तो कोई करवट तो कोई पीठ के बल गिरा पड़ा था। युद्ध इतना भीषण था कि लड़ते लड़ते एक से एक वीर जवान कटकर धरती पर गिरते जा रहे थे। इतनी भीषण मारकाट मची थी, चारों ओर मौत का खौफ मंडरा रहा था। सब एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू थे। कब किस पक्ष की जीत हो, कब किस पक्ष की हार में बदल गई, कुछ पता नहीं चलता था। जीत कभी इसकी तो कभी उस पाले में डोल रही थी। जमीन पर पड़े घायल दर्द से व्याकुल होकर कराह रहे थे। सब तरफ खून से लथपथ लाशों के बीच हर तरफ से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही थीं। पूरा मैदान कटे हुए सिर और धड़ों से भरा पड़ा था। किसी का सिर यहाँ तो धड़ वहाँ पड़ा था। कौन किसका धड़ है और कौन किसका सिर, इसकी पहचान करना मुश्किल था। खून का प्रवाह इतना ज़्यादा था कि मुर्दे बहकर इस तरफ गए, इसका किस तरफ गए कुछ पता नहीं चलता था। इस कविता में अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत अनूठा प्रयोग किया गया है। युद्ध के इस मारकाट के बीच राणा प्रताप केवल तमाशा नहीं देख रहे थे, वे खुद भी दौड़ दौड़ कर शत्रुओं पर वार कर रहे थे। उनकी तलवार अकबर के सेनापति मान सिंह की रक्त की प्यासी थी। राणा प्रताप के बारे में
कवि कहता है कि चेतक पर चढ़कर वे घूम घूम कर रणभूमि में अपनी सेना की रखवाली करते थे। उन्हें मृत्यु का तनिक भय न था, मानो उन्होंने खुद कपाली का रूप धारण कर लिया था। इस बंद में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की बहादुरी का वर्णन किया गया है। कवि कहता है, चेतक युद्ध के मैदान में इस छोर से उस छोर तक मतवाला होकर चौकड़ी भर रहा था, यानी कि इधर उधर घूम रहा था। अपनी फुर्ती और चुस्ती से एकदम वह निराला था। वह हवा की वेग से भी तेज गति में दौड़ सकता था। ऐसा लगता है मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता ठन गई हो। चेतक रण कौशल में इतना सिद्ध था कि उसे राणा प्रताप के इशारों से पहले ही अनुमान हो जाता था कि उसे किस तरफ मुड़ना है। इसलिए राणा प्रताप को कभी भी कोड़ा या ईंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही हवा की वेग से शत्रु सेना के सिर पर होता हुआ मैदान की एक छोर से दूसरे छोर तक का चक्कर लगा आता था। उसकी कलाबाजी को देख उसे आसमान का घोड़ा कहा जाता था। चेतक की फुर्ती और चुस्ती की प्रशंसा करते हुए कवि इस कविता में कहते हैं कि लगाम के जरा सा हिलाते ही सरपट हवा की गति से दौड़ने लगता था। चेतक ऐसा रण सिद्ध घोड़ा था, राणा की निगाह जिस तरफ मुड़ती वह खुद ब खुद उस तरफ मुड़ जाता था। चेतक के रण कौशल की तीव्रता की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा है कि वह इतना रणकुशल था कि भाला वाले सैनिक में उड़कर पहुंच जाता था, कभी ढाल वालों के बीच बिना डर भय के चला जाता था, तो कभी तलवार से लड़ रहे सैनिकों के बीच घुस जाता था। चेतक इतनी क्षिप्र गति से दौड़ लगाता था कि अनुमान करना मुश्किल था कि वह किस क्षण में कहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं होगा। चेतक जरा देर में ही कहीं से कहीं पहुँच जाता था। शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ता हुआ वह पूरे रण क्षेत्र में व्याप्त हो जाता था। इस कविता में कवि ने चेतक की गति की तुलना तेजी से बढ़ती हुई नदी से किया है। जिस तरह नदी की बाढ़ क्षण भर में सर्वनाश का दृश्य पैदा कर देती है, वही हाल चेतक का था। दौड़ते दौड़ते अचानक वह कभी भी रुक सकता था। उसके आक्रमण के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। कभी नदी की तरह हड़हड़ाते हुए आगे बढ़ता, तो कभी बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता और शत्रु की सेना का सर्वनाश हो जाता था। चेतक का आक्रमण ऐसा होता था कि उसके भय से सैनिक के हाथ से छूट कर भाले तलवार गिर जाते थे। उसके टापों के नीचे कुचलकर शत्रु दल के सैनिक प्राण गंवा देते थे। कवि कहता है, चेतक का यह कारनामा देख अकबर की सेना के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। इसके पूर्व महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता और रण कौशल का वर्णन किया गया था। इसमें राणा प्रताप को चेतक पर चढ़कर युद्ध करते हुए दिखाया गया है। कवि कह रहा है, तलवार लेकर राणा प्रताप चेतक पर चढ़कर राणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रुओं का सिर काट काट कर अपनी जवानी को सफल कर रहे थे। यह इस कविता का व्याख्यान है। इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें और इस पे बनने वाले आने वाले कविता के अंश की व्याख्या आप पूर्ण रूप से कर सकेंगे। यह इतनी सरल और मनुष्य के मन स्थिति को स्पर्श करने वाली कविता है, इसलिए इसकी व्याख्या करना बहुत ही आसान है। और इसमें अगर इससे संबंधित आते हैं तो आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह कविता मध्यकालीन भारत में अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई है। मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले राणा प्रताप के माध्यम से यह कविता हमारे भीतर स्वाधीनता की सोई हुई चेतना को जागृत करती है। इसका भाषण, सौष्ठव और दृश्य चित्रण बड़ा ही प्रभावशाली है। वीर रस प्रधान होने के कारण इसे पढ़ने में मन में उत्साह का संचार होता है। इस प्रकार से आज हमने हल्दी घाटी कविता को पढ़ा और इसकी व्याख्या को विस्तृत रूप से हमने समझा, ताकि इस पर बनने वाले या आने वाले कविता के अंश की व्याख्या संदर्भ सहित हम व्याख्या कर सकें। तो चलिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।